नए साल के साथ ही नया निजाम, नया आगाज मुल्क के पाकिस्तान की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम के घोड़े सरपट दौड़ा रही हैं। सीट एडजस्टमेंट्स और अलायंसेस का जोर है और हर किसी की दौड़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऐवान सदर को अपनाने की है। मगर अब भी इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से कहीं न कहीं कुछ खटपट है। क्या कहीं कोई खिचड़ी पक रही है? सियासी बसात पर एक इंतहाई दिलचस्प और गैर मामूली मूव फौज की टॉप लीडरशिप की नौजवानों के साथ राब्ताकारी है। सवालों जवाब के एहतमाम में क्या क्या बातें हुई, क्या राजो नियाज हुए, नौजवानों का किरदार इस इंतखाब में कितना कलीदी होगा? क्या इस मौके पर अहम तालीमी इदारों को इंगेज करना इम्पैक्टफुल होगा? क्या अफवाज पाकिस्तान इस नौयत के इंटरैक्शंस का मैंडेट रखती हैं? किसी नए डॉक्ट्राइन के नाफिज होने की इत्तलात किस हद तक सच है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल, आजाद उम्मीदवारों का रिकॉर्ड साज नंबर और बानी पीटीआई के केसेस का अंजाम। और आज दफ्तर खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय साजिशों के कई हवाले, हर सवालिया निशान सुलझाएंगे सेठी से सवाल। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, वेलकम बैक ऑन स्क्रीन आफ्टर सो लॉन्ग। आपने आंच तेज की और उसके बाद उबाल आया, खुद आप गायब हो गए। पीपल मिस्ड यू। कैसा लग रहा है आपको स्क्रीन पे वापस आके? अच्छा लग रहा है, मगर उस वक्त के हालात और आज के हालात में बड़ा फ़र्क है। हाँ। मेरा ख्याल है कि अब मीडिया की आज़ादी ख़तरे में है और आगे जाके और भी पाबंदियाँ लगेंगी, तो इसलिए अब हमें बड़े ख्याल के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है जिस किस्म के मुस्बत रिपोर्टिंग, हाँ नहीं, स्पेशली सोशल मीडिया। और फिर अब मेरा ख्याल है कुछ नो गो एरियाज़ भी हैं। अब सुनने में आ रहा है रेड लाइंस भी बन रही हैं, ख़ुसूसन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और आगे जिस किस्म के हालात बन रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट का मेजर रोल होगा इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड इन गवर्नमेंट। तो मेरा ख्याल है दिलचस्प रास्ता आगे नजर आ रहा है। मैच दिलचस्प होने जा रहा है और आपने कहा हालात में बड़ा फ़र्क है। फ़र्क की वजह से तो आपकी चिड़िया भी लाल हो गई है, लेकिन एक तजाद जो मुझे खुला दिखाई दे रहा है वो ये कि आपकी टाई के ऊपर है चकोर, पाकिस्तान का कौमी परिंदा, सामने आपकी चिड़िया पड़ी है। ये दो परिंदे लेकर चल रहे हैं आप? नहीं, ऐसी नहीं बात आयशा, बड़ी तुम ऑब्जर्वेंट हो। एक्चुअली चिड़िया जो है वो मेरी ज़ाती आइडेंटिटी है। अच्छा। और ये पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, तो नेशनल आइडेंटिटी मेरी ये है। अच्छा, जब पाकिस्तान की आइडेंटिटी की आप बात करें, मुझे समझ तो आ गई आपकी बात। लग रहा था मुझे तजाद, लेकिन आपने दूर कर दिया। पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, आज की टॉप स्टोरी भी है, तो उसकी तरफ आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज प्रेस ब्रीफिंग आई फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से, और उन्होंने बताया कि भारत जो है वो पाकिस्तानी सरजमीन पर भी टारगेट किलिंग में मुलव्वस है और भी केसेस हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके सामने लाए जाएंगे, सबूत भी मौजूद हैं। भारत इससे पहले अमेरिका और कनाडा में भी ये काम कर चुका है, तो पाकिस्तान तो उसके लिए वैसे तरने वाला है। अब आप देखें, यहाँ पर जो सवाल आपसे मैंने करना है वो ये कि रिपोर्टेडली आर्मी चीफ ने यह कहा है कि भारत के साथ मुफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी सोचना भी ना। दूसरी तरफ आज हमने ये प्रेस ब्रीफिंग देखी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे, जब यूके से चले थे, तो एक आया था टाइटल सामने, पुरअमन हमसायगी और मईशत, और जहां पाकिस्तान आए तो स्पीच की और कहा कि हमसायों के साथ हम बिगाड़ कर दुनिया में चल नहीं सकते। इससे जो है ना, कुछ तजियाकार वो ये अंदाजे लगा रहे हैं कि ये तो इब्तदा में ही रिफ्ट आ गई, इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर 4th टाइम, और दूसरी तरफ आर्मी चीफ उनके मौक़िफ़ में। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा। और बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया कि मियाँ साहब ये कहते रहे और कह रहे हैं, और मैनिफेस्टो में भी है कि नेबरहुड के अंदर मफाहमत होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए, और अफ़गानिस्तान और इंडिया का उन्होंने हवाला भी दिया। और दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने अभी बता दिया कि रेड लाइन उनके लिए क्या है कि हिंदुस्तान के साथ मफाहमत नहीं हो सकती। तो जाहिर है कुछ लोग इसको, तजियाकार मैंने आज सुने, वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपने भी कहा कि आगे मसले बनेंगे, कि मियाँ साहब डट जाएंगे और उधर आर्मी चीफ डट जाएगा और लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी मियाँ साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट का यही इशू रहा है। जब वो नरेंद्र मोदी के साथ कुछ ओपनिंग करना चाह रहे थे तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रोका गया, और वो रुके नहीं, तो फिर एक किस्म का उनको एक्सक्यूज़ मिल गया टू गेट रिड ऑफ हिम। तो अब मैं समझता हूँ ऐसी सिचुएशन अब नहीं है।
लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, वो ये है कि देखिए अब डेवलपमेंट्स यहाँ क्या हो रही हैं। सबसे पहले अजीत डोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि हम बलूचिस्तान के अंदर सेसेशन करवाएंगे और आज़ाद कश्मीर जो हमारा है उसको भी हम वापस हिंदुस्तान में हज़ब कर लेंगे। ये उनका ओपन स्टेटमेंट है। और अभी भी नरेंद्र मोदी साहब भी यही इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि अब ये तो हमने कर लिया 370 को ख़त्म करके, और अपना कश्मीर उसको तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आ गया, उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया, और अब अगला स्टेप ये है कि आज़ाद कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, वो भी हमारा हिस्सा होगा। तो एक तरफ तो ये खुलेआम उनकी ये एक फ़लसफ़ा स्ट्रेटिजिक डिफेंस, जिसे वो कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, इसको ये चल रहा है। अच्छा। दूसरी तरफ आपने देखा कि हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी हमेशा जबकि इलेक्शंस के करीब आते हैं तो वहाँ पाकिस्तान का कार्ड खेला जाता है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस में इंडिया कार्ड नहीं खेला जाता। इंडिया के इलेक्शंस के अंदर जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं हमेशा वो पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं। पिछली दफ़ा वो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की बात हुई एंड सो ऑन, सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड सो ऑन। तो अब भी कुछ लोग समझते हैं कि अगली इंडिया की इलेक्शन तो तीन एक माह में तो शायद नरेंद्र मोदी फिर वो कार्ड प्ले करे, और इसलिए वो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें, जिसके बेसिस के ऊपर फिर वो कुछ हमले करने की कोशिश करें। अच्छा। तो एक तो ये खदशा रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली स्टेट्स को तैयार होना पड़ता है कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो तो उसके लिए तैयारी होनी पड़ती है, तो सिग्नलिंग करनी पड़ती है। अच्छा। अब पाकिस्तान की तरफ से ये आर्मी चीफ का ही सिग्नल है टू इंडिया। अच्छा। के और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये भी सोची समझी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये पहले जब ये लोग मारे गए या उससे पहले सबको पता था कि इंडियन हैंड है यहाँ। तो इसलिए, मगर उस वक्त इसका जिक्र नहीं आया जिस तरीके से अब आया है, फोकस्ड। और उससे एक दिन या 2 दिन पहले खबरें यही हैं कि आर्मी चीफ ने कहीं बैठ के एक मजमे में ये कहा है कि हम मफामत करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान का वजूद ही नहीं मानता, वो तो पहले दिन से उसके खिलाफ है। तो ये रिपोर्टेड ये बात आई है। तो इन चीज़ों को आप मगर मिला लें, एक तरफ रखें, आप सिग्नलिंग, पाकिस्तान सिग्नल कर रहा है इंडिया को कि हम समझते हैं कि आप मुदाखलत कर रहे हैं जी। अगला सिग्नल क्या है कि हम नहीं आपके साथ मफामत करेंगे अगर यही रास्ता रहा। मगर तीसरा सिग्नल क्या है? तीसरा सिग्नल है ईरान के साथ जो कुछ हुआ है। देखिए, ईरान ने ये जो 3 स्ट्राइक्स की हैं, एक सीरिया में, एक इराक में और एक पाकिस्तान में, ये सोची समझी एक चाल थी उनकी तरफ से। अच्छा। मगर सीरिया में और इराक में तो पहले भी उनकी मदाखलत रही है और वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आता, बिकॉज वहाँ कोई ऐसे घुसपैठिए हैं जो कि इराक को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और अमेरिका के कहने के ऊपर वो कर रहे हैं। ईरान का जो नैरेटिव है, बयानिया है, वो ये है कि अमेरिका जो है इजराइल के साथ मिलकर ईरान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, बिकॉज ईरान एक वाहिद मुल्क है जो कि इजराइल के ख़िलाफ़ खड़ा है और ओपनली कह रहा है और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है एंड हुथीज़ को सपोर्ट कर रहा है। सो मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने फैसला किया कि ये वक्त आ गया है कि एक सिग्नल उनको भी देना है। अच्छा, उन्होंने क्या सिग्नल दिया? उन्होंने वहाँ 2 स्ट्राइक्स कर दी। अब पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने का क्या फ़ायदा था? अच्छा, उसका भी मैं आपको बता दूँ, ईरान के अंदर भी इलेक्शन होने जा रहे हैं मार्च में। अच्छा। ईरान के अंदर लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ईरान भी इस वक्त दिखाना चाहता है अपनी आवाम को वो नेशनलिस्ट फर्वर जो होता है ना, अग्रेशन का, कि हम भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं आगे घुटने टेक देंगे। तो ईरान अपनी आवाम को भी अपनी हार्ड लाइन दिखाना चाह रहा है। अब उसमें उन्होंने ये सोचा कि ये 2 तो हम करते रहते हैं, ज़रा इधर पाकिस्तान के साथ भी हो जाए। पाकिस्तान ब्रदरली नेशन है और हम तो हमेशा यही कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान को अटैक नहीं किया, वहाँ तो वो घुसपैठिए हैं जो कि बैक्ड बाय इजराइल एंड अमेरिका जो हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने तो उनके खिलाफ एक्शन लिया। तो ये सोच के उन्होंने इस कंबाइंड स्ट्रेटजी की है। अच्छा। इसके पीछे जो हमारा शक है, हमारा शक ये है कि ईरान एंड इंडिया वेरी क्लोज। इंडिया और ईरान का जो नेक्सस है उसके 2-3 पहलू हैं। अच्छा। और हो सकता है कि ये भी जो पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने स्ट्राइक की है, हो सकता है कि ये आइडिया भी इंडिया ने उनको दिया हो कि ये इंडिया चेक कर रहा है कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा कि नहीं, और ईरान से करवा के देखा जाए कि पाकिस्तान क्या करता है कि नहीं। इसीलिए ऑल्दो इट्स अ ब्रदरली कंट्री, हमने बिल्कुल स्विफ्ट रिटेलिएशन की है और वहीं रोक दिए।
ताकि इस चीज़ को आगे ना बढ़ना जाए। मगर हमारा डिटेरेंस जो है वो पैगाम ईरान को इतना नहीं दिया आपने इंडिया को। एंड अफगानिस्तान अफगानिस्तान तो देखिए वो तो दे आर नॉट स्ट्राइकिंग मिसाइल्स ऑन अस, बट हाँ यार टीटीपी एक्टिविटीज ऑफ टीटीपी, हाँ, मगर ये बेसिकली इट्स अ मैसेज फॉर इंडिया। तो ये सिग्नलिंग हो रही है बिफोर द इंडियन इलेक्शंस एंड बिफोर द ईरानियन इलेक्शंस, जिसमें वो पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं दोनों साइड्स। और पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया है टू ईरान उनको भी बता दिया है, ऑल्दो देयर अ ब्रदरली कंट्री, और इधर इंडिया को भी ये पैगाम चला गया। जस्ट ऑन अ लास्ट पॉइंट, इंडिया और ईरान का जो नेक्सस है वो काफ़ी गहरा है। वो इंडिया इज़ वन ऑफ द टू कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया। ईरान सैंक्शंस में है, उसके जो तेल है उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, वो बेच नहीं सकते। उनका जो बेशतर तेल है इस वक्त सैंक्शंस ब्रेक करके इंडिया और चाइना ले रहे हैं उनसे। सो ईरान इज़ वेरी क्लोजली लिंक्ड टू चाइना एंड इंडिया इन टर्म्स ऑफ ऑयल सप्लाईज। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसने अमेरिकन एम्बार्गो को तोड़ा है, और उसके खिलाफ अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अमेरिका और इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट को भी डेवलप कर रहा है, और वहाँ से एक सड़क बना रहा है टूवर्ड्स अफगानिस्तान, ताकि ये पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान की डिपेंडेंस है उसको भी ख़त्म किया जाए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नेक्सस है, और ये ऐन मुमकिन है कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है ईरान ने, ये इंडिया के साथ कुछ सोच विचार करके की है, और इंडिया इज़ ऑल्सो टेस्टिंग द वाटर्स। और ये जो हमने जो बयान दिया है आर्मी चीफ ने भी, और जो इधर फॉरेन सेक्रेटरी ने भी जो कहा है, ये सोचा समझा बयान है, इसको एज अ सिग्नल देखना चाहिए कि इफ़ इंडिया ट्राइज टू डू समथिंग वी आर रेडी फॉर इट। अच्छा चलिए, ये नवाज शरीफ साहब के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि जी वो आएंगे तो वो ये करेंगे और आर्मी चीफ जो है वो कहेंगे ये नहीं हो सकता। दिस इज़ प्योरली इन लोकल टैक्टिकल सेंस जो चीज़ हो रही है। नवाज शरीफ साहब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो आके आर्मी चीफ के साथ लड़ाई झगड़ा कर लें ऑन एन इशू एज सेंसिटिव एज दिस। और ये बात जो होती है ये मिलजुल के बात आगे बढ़ती है, और अगर कोई नॉर्मलाइजेशन भी होनी होगी तो वो देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन से पहले क्या करते हैं, किस तरीके से, और उसके बाद उनका रवैया क्या होता है, तो फिर जाके ये बात आगे बढ़ेगी। ऐसे नहीं होगा कि नवाज शरीफ आएंगे और कहेंगे जी मैंने तो इंडिया के साथ हैंडशेक करना है, वो गालियां दे रहे हों या वो आपके खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हों, ऐसे नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी अ सोफिस्टिकेटेड अप्रोच। ओके, यानी ये तो क्लियर हो गया हमें सारे फॉरेन अफेयर्स के। आपने जो एलैबोरेट करके बताया कि नवाज शरीफ साहब की फॉरेन पॉलिसी जो सोच के आए होंगे उसके लिए कोई थ्रेट नहीं है इसमें, जो एक अंडरस्टैंडिंग है। जब आर्मी चीफ की इंटरेक्शन की बात होती है तो सिर्फ आर्मी चीफ ने इंटरेक्ट नहीं किया स्टूडेंट्स के साथ, जिन सेशंस का आप हवाला दे रहे हैं उसमें DGISI भी इंटरेक्ट कर चुके हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी किसी और जगह मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी स्टूडेंट्स के साथ उनके क्वेश्चंस वहाँ पर हुए, बड़े इंटरेस्टिंग हुए, जिसमें आर्मी के बजट की भी बात हुई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी बात हुई, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस एंड एवरीथिंग, इवन गवर्नेंस। तो जो रिपोर्ट हुआ है उसमें तो ऐसे लग रहा है कि आर्मी चीफ एक डायरेक्शन दे रहे हैं कंट्री को, लेकिन इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले ऐसा क्यों किया गया, बताएं। देखिए इस इलेक्शन में किस तबके का या किस ग्रुप का या किस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन का सबसे अहम रोल है आगे? यूथ जो है, जो कि ऑल सर्वेस दिखा रहे हैं कि यूथ की जो इंक्लिनेशन है वो PTI की तरफ है। इसमें तो अब कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि अगर 100 यूथ है तो उसमें से 70 यूथ जो है वो PTI को वोट देना चाहते हैं। उन्हें ज़्यादा तारीख का इतना नहीं पता, उन्हें वही पता है जो कि उन्होंने पिछले 4-5 साल में जब से वो वोटिंग एज पे आए उनको पता लगा है। और वही एक प्रोपेगेंडा चल रहा था जिसमें बाय द वे इस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा रोल रहा है कि ये सारे पुराने लोग हैं, 30 साल से आ रहे हैं जा रहे हैं, चोर हैं चोर हैं चोर हैं। ये बाय द वे आइडियोलॉजी जो है ना, ये मीडिया के अंदर और ट्रेनिंग के अंदर भी चलती है। अच्छा। तो हमारा जो यूथ है उसको तो पता नहीं पुरानी तारीख क्या है, तो इसीलिए इमरान खान साहब को तैयार किया गया और उनको फिर लाया गया। तो ये तो समझ आती है कि यूथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मगर अब हुआ ये है कि जिस यूथ को आपने तैयार किया था इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए, अब वो यूथ आपके गले पड़ने जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी हो गया कोई यू टर्न लेके इस यूथ को समझाया जाए कि ऐसी भी बात नहीं है, हम तो वही मुहिबुल वतन फ़ौज है जो पहले थी। अच्छा। और हम चाहते हैं कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी अब इंटरवेंशंस करते हैं ये समझाने की कोशिश की जा रही है, और फिर उनको थोड़ा बहुत ये भी कि जो गलत फहमियाँ हैं उनके जहन में वो भी दूर की जाएँ। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो जिसे कहते हैं ना ज़ख्म लगा है ये सारी इमरान खान की तहरीक में, वो फ़ौज को लगा है। जितनी फ़ौज को गाली इमरान खान के PTI वालों ने दी है वो किसी ने आज तक नहीं दी, हिम्मत ही नहीं थी। और ये वही लोग हैं जो पहले फ़ौज के हक़ में बात करते थे क्योंकि फ़ौज इमरान खान के साथ थी। अब क्योंकि वो ऐसे नहीं है तो ये लोग
समझ एक किस्म के गुमराह हो गए, उनको फिर समझाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। तो इसलिए ये फोकस किया जा रहा है इनके ऊपर कि अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं या गलत फहमियाँ जो हैं अपना मौक़िफ़ भी पेश किया जाए। उसकी वजह यह है कि सियासी जमातें तो नहीं कर रही ना, हाँ। नून लीग तो ये नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी तो ये नहीं कर रही, वो तो एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। अच्छा। तो फौज ने अपने आप को भी डिफेंड करना है, तो वो फिर सोचा यही कि सीनियर लोग ही आके इंटरेक्शन करें और उसको तरीके के साथ यंगस्टर्स को समझाया जाए कि ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो मैंडेट है उनका कि वो इस तरह से इंटरेक्ट करें सेठी साहब? अब तुम मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछ रही हो, मैंडेट है कि नहीं है। देखिए आइनी तौर पे तो फ़ौज का कोई मैंडेट नहीं है, मगर अब आइन अपनी जगह और हकीकत अपनी जगह। अच्छा। हकीकत क्या है कि पहले भी एक सियासी जमात फ़ौज के कंधों पे पावर में आती थी, दूसरी सियासी जमात भागती थी उनके पास। इसलिए तो हकीकत है ना कि जी हमें लेके आए, इनको निकालें, और ये आता रहा, आए गए, हर एक में फ़ौज का रोल रहा है। अच्छा। और तो इसलिए ये कहना कि जी अब हाइब्रिड रजीम थी इमरान खान की, सेम पेज, और उसके बाद अब लोगों का कहना है कि हाइब्रिड प्लस होने जा रही है। दरअसल हाइब्रिड रजीम हमेशा ही थी। अच्छा। ज़्यादा या कम, कहीं कभी कभी कम थी, कभी कभी ज़्यादा थी, डिपेंड करता था कि प्राइम मिनिस्टर कौन है और आर्मी चीफ कौन है। ठीक, तो अब सिचुएशन ये है कि सिचुएशन एक्चुअली काफ़ी गंभीर है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और सियासी तौर पे अब कोई भी ऐसी जमात नहीं रही जो कि मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन ले सकती है। Okay. और अच्छे खासे सेंटर के और प्रोविंसेस के इश्यूज बने हुए हैं। अच्छा। प्रोविंसेस और लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज बने हुए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है। तो इसलिए फ़ौज ज़ाहिर है एज द डिफेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, अब उन्होंने कहा जी आइन अपनी जगह पे, पर हकीकत अपनी जगह पे हम इंटरवीन करते हैं। और एक्चुअली वो इंटरवीन तो कब से कर रहे हैं, तो उनका आइनी तौर पे कोई इंटरवेंशन का जवाज़ नहीं है, ना ही उनका हक है। दे हैव टू स्टे इन द बैरक्स एंड दे हैव टू ओबे द प्राइम मिनिस्टर्स ऑर्डर्स। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि प्राइम मिनिस्टर से खुद उनके पास जाते हैं कि ऑर्डर क्या है। तो हकीकत को आप अगर सामने रखें तो यही फिर आप समझें कि पहले हाइब्रिड थी, फिर हाइब्रिड प्लस, और अब लगता है ऐसे है कि हाइब्रिड डबल प्लस या प्लस प्लस की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, हाइब्रिड प्लस प्लस की तरफ जा रहे हैं। वो आपने बात की कि सियासी जमातें इन्हीं के पास जाती हैं। मैंने सवाल असल में इसलिए किया कि बाजवा साहब जाते जाते कह गए थे कि फ़ौज न्यूट्रल हो गई है ना, तो मुझे लगा कि वाकई फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब बैक डोर से आ रहे हैं, किसी के कंधों पे सवार होके आ रहे हैं, तो ये सारे सवालों के जवाब आपसे पूछना बहुत ज़रूरी थे। उसमें जो मल्टीपल इश्यूज़ के ऊपर क्वेश्चनिंग की गई है, मीडिया में जिस तरह से रिपोर्ट हुई है, आप क्या समझते हैं उसमें समझने वाली बात क्या है? जो आर्मी चीफ से सवाल किए गए और उन्होंने जो खिताब किया, उसमें समझने वाली बात तो यही है कि अगला दौर जो आ रहा है उसमें आर्मी चीफ और फ़ौज की तरफ से सीरियस किस्म की एडवाइस दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि सियासतदानों को एक रुख पे लगाया जाए और किसी किस्म की यूनिटी क्रिएट की जाए और ये लड़ाई झगड़े बंद किए जाएं, और ताकि मुल्क जो अगले 4-5 साल किसी स्टेबल तरीके से चल सके। मगर सवाल ये खड़ा होता है क्या ये कामयाब हो जाएंगे कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये इलेक्शंस आज़ाद होते, जो कि नहीं होंगे, इसमें तो कोई अब शक ही नहीं है, मगर उसका जवाब ये है कि 2018 में भी आज़ाद नहीं थे। मेरे लिहाज से तो सिर्फ 2 दफ़ा इस मुल्क में आज़ाद इलेक्शंस हुए। एक तो 2013 में हुए जबकि सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल कमेटी ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी थी कि ये बिल्कुल आज़ाद इलेक्शन से। खा इमरान खान साहब लगे हुए थे कि नहीं है, मगर ऐसी बात नहीं थी। और फिर 1970 में आज़ाद हुए जिसका आपने नताइज देख ही लिए। तो अब अगर उस तरीके के ये इलेक्शंस हों तो मैसिव कन्फ्यूजन होगी, बिकॉज इन्होंने 2018 में जो किया उसको अब रिवर्स करने जा रहे हैं। अच्छा, पहले इमरान खान को रिक करके लेके आए, अब रिक करके नवाज शरीफ साहब को ला रहे हैं। इसमें तो अब दो राय नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बिकॉज ये मुमकिन नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को वो ओवरऑल मेजॉरिटी मिल जाए। अच्छा। वो कोशिश बिल्कुल होगी उनकी, पॉपुलर भी हैं। अब सारे जो आप देख रहे हैं जो पोल्स आ रहे हैं कि वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं पंजाब में स्पेशली, और यही बैटल ग्राउंड तो पंजाब ही है। मगर बहुत से इसमें इफ्स एंड बट्स हैं, और वो इफ्स एंड बट्स यही हैं कि पीटीआई का क्या होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, ये जो बैट ले छीन लिया गया है उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, इंडिपेंडेंस रहेंगे इंडिपेंडेंट एस पीटीआई पार्टी या अलग होकर कहीं और चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें अब आप आगे देखने वाली हैं। अच्छा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यू हैव टू वेट एंड सी हाउ द नंबर्स फॉल
एंड व्हाट हैपन्स इवेंचुअली, किस किस्म की कोalition गवर्नमेंट बनेगी और उस कोalition गवर्नमेंट के अंदर खींचताई कैसे होगी, कौन क्या मांगेगा क्या नहीं मांगेगा, आपने अभी देख ही लिया आयशा के वो जरदारी साहब कहते हैं मुझे प्रेसिडेंसी में बिठाएं और बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बिठाएं, ठीक है। उधर ये बातें हो रही हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर भी नून लीग का होगा और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी नून लीग का होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, फरमाइशी लिस्ट जो है वो पहुंच चुकी है। अच्छा, लेकिन ये जो इम्पैक्ट होगा इन इंटरेक्शंस का कि यूथ को इंगेज कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी, आपने कहा यूथ वोटर जो है वो माइल है पीटीआई की तरफ, क्या इम्पैक्ट इतने दिनों में क्रिएट हो जाएगा, ब्रेन वॉश हो जाएगा? 5th जनरेशन वॉर के बाद ये 6th जनरेशन वॉर के जो टैक्टिक्स हैं इनका कोई फायदा नहीं? देखिए थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है, ये तो नहीं कह सकते कि कोई असर नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल फौज की भी एक कंस्टिट्यूंसी है, अभी भी वो और बात है कि आप समझते हैं कि उनका टिल्ट टूवर्ड्स नून लीग है या एंटी इमरान खान, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये लोग भी जो ये कहते हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि एक किस्म की फ़ौज है जो इस मुल्क को इज़ द ग्लू दैट कीप्स इट टुगेदर इन मैनी वेज, ऑल्दो अदर्स से इट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो सम अदर्स से इट्स पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, सो डिपेंड्स ऑन विच एंगल यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम। बट बात यह है कि फोकस इज़ ऑन यूथ, किसी तरीके से यूथ को समझाया जाए कि थिंक ट्वाइस बिफोर यू गो एंड वोट। दिस इज़ व्हाट आर्मी चीफ सेड। बट ये जो इंटरेक्शन हुआ इसके बारे में ISPR ने रिपोर्ट नहीं किया, वो जो मल्टीपल जर्नलिस्ट उधर गए कुछ क्रेडिबल हैं उन्होंने रिपोर्ट किया, व्लॉग्स में बताया आपने। आपकी चिड़िया की खबर क्या है, उसमें किसी तरमीम पे बात हुई कि अवाम जब चाहें अगर कोई नई काम करता तो उसे 1 साल बाद या मिड टर्म के बाद अदम एतमाद की कोई वोटिंग हो और निकाल दिया जाए, ऐसी बात हुई? मुझे इस बात का 100% यकीन है कि जो बातें वहाँ हुई बड़ी सोच समझ के हुई, और ये ऐसे नहीं है कि उन्होंने ये कह दिया। अब बात यह है जी कि जो आगे नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आ रहा है, अगर आगे यही नज़र आ रहा है कि ये स्टेबिलिटी नहीं होगी, अगर तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में बैठ के ये तय ना किया कि कैसे आगे चलाना है जैसे PDM में किया था, तो फिर तो बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, और अगर वैसे प्रॉब्लम्स हुए तो फिर हम कहाँ जाएंगे, बिकॉज सबसे बड़ा उसका जो असर है वो आपकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे पड़ेगा। तो अगर ऐसे हो गया तो फिर इकोनॉमिक रिवाइवल तो नहीं होगी, तो उस सूरत में फिर क्या होगा। तो मेरा ख्याल है ये भी इशारा दिया जा रहा है कि अगर इस किस्म की सूरत हाल हुई तो फिर अगर हमारी तरफ से कोई इंटरवेंशन होती है किसी किस्म की भी, देखिए इंटरवेंशंस की भी तो मुख्तलिफ किस्म की इंटरवेंशंस होती है ना, एक तो ये मार्शल लॉ लग जाता है, दूसरी इंटरवेंशन ये होती है इसको निकाल के उसको लगा दिया जो कि पहले होता रहा, आ गए थे, फिर राजा परवेज अशरफ आ गए थे, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ये इशारा यही है कि सियासतदानों आप मेहरबानी करके अपना गेट योर होमवर्क डन, सिट एंड वर्क इट आउट, और प्लीज़ डोंट प्रोवोक अस बिकॉज द नेशंस लाइफ लाइन इज़ एट स्टेक। तो ये इस किस्म की बातें भी हो रही हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि बड़ी हमारी बदकिस्मती होगी अगर नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब बैठ के ये मामले तय नहीं कर पाते, और अगर इन्होंने वही पोजीशंस ली जो हमेशा लेते हैं, एक दूसरे के गले पड़ जाते हैं। अब नून लीग की तरफ से तो इतना एग्रेसिव स्टांस नहीं लिया जा रहा, मगर बिलावल भुट्टो साहब ठीक ठाक एग्रेसिव स्टांस ले रहे हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ज़ाती तौर पे भी, और मैं समझता हूँ कि इज़ दिस अ नेगोशिएटिंग टैक्टिक और व्हाट। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी अपने पंजाब के अंदर एक डेंट मारना चाहती है, क्योंकि ये सब यही कह रहे थे वो तो सिंध की पार्टी है जी। अब सब ये कह रहे हैं नवाज शरीफ पार्टी की जो है वो तो पंजाब की पार्टी है, और PTI कह रही है हम तो नेशनल पार्टी है। हालांकि वो नेशनल पार्टी होंगे, मगर क्या उनको मौका मिलेगा टू डेमोन्स्ट्रेट देयर नेशनल क्रेडेंशियल्स? अच्छा, लेकिन उसमें अकबर इस बाबर साहब आए सामने और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, उसमें करारदाद उन्होंने मंजूर की, और उसके बाद जो करारदाद में लिखा हमने पढ़ा वो ये था कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी अब कराएंगे और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन जाएंगे बल्ले के निशान के लिए। तो ये पार्टी टेक ओवर करने जा रहे हैं अकबर इस बाबर साहब? नहीं, जाहिर है कोई ना कोई तो, देखिए आपको याद होगा कि जब वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है व्हेन द पीपल्स पार्टी वाज इन द डॉक, जब मुशर्रफ साहब के ज़माने की बात है कि जब पीपल्स पार्टी को तस्लीम नहीं किया जा रहा था शुरू में, तो उस वक्त फिर PPP बन गई थी ना, तो वो कुछ लोग थे उनको शिफ्ट करा दिया, तो उस वक्त फ्लो क्रॉसिंग नहीं का कानून नहीं था, तो हो गया। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भी उसी किस्म की कोशिश है कि किसी तरीके के साथ और कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए। अभी देखिए ना, कन्फ्यूजन तो 2-3 किस्म की चल रही है ना अभी। वो बैट नहीं है, पता नहीं कितने सिम्बल्स हैं, और फिर कुछ लोग
कहते हैं पीटीआई के एक ही सीट के अंदर 2-2 3-3 पीटीआई कह के खड़े हो रहे हैं, तो खड़े कराए जा रहे हैं या खड़े हो रहे हैं, या पीटीआई की अपनी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इस किस्म के कन्फ्यूजन को संभाल ले, और तो ये सारी चीज़ें पीटीआई की चल रही हैं। तो इसलिए उसके अंदर और भी अब कन्फ्यूजन होगी कि अगर बाबर साहब ये कहते हैं कि जी अब असली पीटीआई मैं हूँ, तो ये सब चीज़ें वो हैं जो कि पीटीआई का वोट को ब्रेक करेगी और उसको डाइल्यूट करेगी। बिल्कुल ठीक, ये कन्फ्यूजन तो सिटीजन तहरीक इंसाफ के लिए बताई, लेकिन इलेक्शंस के हवाले से जो कन्फ्यूजन है वो एक एक करके दम तोड़ गई। अब भी कहीं कुछ गड़बड़ है? ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। वेलकम बैक शो में एक बार फिर खुशामदीद कहते हुए सिट साहब, आपने तो मेंशन कर दिया कि विश लिस्ट डिफरेंट पार्टीज़ की क्या है, अगले सेटअप में कौन कैसा शेयर चाहता है, कौन कहाँ आना चाहता है, फेडरल में या पंजाब में। यानी इस वक्त हम इलेक्शन मोड में कम्प्लीटली हैं। वो सब जो अफवाहें थी कि इलेक्शंस नहीं होंगे वो सारी दम तोड़ चुकी हैं। वी आर ऑल सेट। अभी भी कहीं कुछ लोगों को शक है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आ गए। मौलाना फजलुर रहमान को पहले ही थ्रेट्स हैं, फिर हम बीबी शहीद का एक वाक़या भी देख चुके हैं, पहले इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही, उनकी वापसी के बाद ही। आप 8 फरवरी को इलेक्शन होता देख रहे हैं? जी मैं देख रहा हूँ, 8 फरवरी को इलेक्शन होता देख रहा हूँ मैं। अच्छा। मगर आपने ये जो बात की ना कि अभी तक कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे कि इलेक्शन होगी, इसलिए वो फुल फ्लैश इलेक्शन कैंपेनिंग भी शुरू नहीं हुई। अभी कितने दिन रह गए हैं, तो इसकी वजह क्या है? अच्छा, इसकी वजह जो एक तो ये है, जाहिर है कि जी जिस तरीके से इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अब पीटीआई वाले कहते हैं इसकी तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होगी। तो अगर क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो शायद बॉयकॉट भी हम कर सकते हैं, या हम कुछ लोग कहते हैं ये बॉयकॉट करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के लिए वोट पड़ जाएगा और सब एक जो स्कोर बोर्ड है वो सारा अपसेट हो जाएगा। तो उस सिलसिले में फिर इस्टेब्लिशमेंट जो वो क्या करेगी? वो तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती पीटीआई विक्ट्री, बिकॉज वो दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। क्या कह गए आप? तो इसलिए कुछ लोग समझते हैं कि इलेक्शंस अगर ऐसे होने जा रहे हों या उसके रिजल्ट्स ऐसे नज़र आ रहे हों इस्टेब्लिशमेंट को कि ये तो गड़बड़ हो रही है, तो वो किसी तरीके से कैंसिल कर देंगे। और उसके लिए ग्राउंड्स प्रिपेयर हो गई हैं, टेररिज्म है, इंडिया कुछ गड़बड़ कर दे, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट मैं समझता हूँ इसमें कुछ और भी कुछ चीज़ें हैं। अब मेरी चिड़िया गई हुई थी डावोस। अच्छा। तो आपने तो नहीं पूछा कि काकड़ साहब भी गए हुए थे? काकड़ साहब भी गए हुए थे। तो आज मैं एक देख रहा था एक वीलॉग। अच्छा। उस वीलॉगर ने इल्ज़ाम लगाया है काकड़ साहब के ऊपर। अब वो क्या इल्ज़ाम है और उसकी क्या अहमियत है, मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ आपसे, बिकॉज इसी किस्म की चीज़ों के साथ कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ती है और लोग समझते हैं कि कुछ गड़बड़ होने जा रही है। अच्छा। ये वीलॉगर ये कह रहे हैं कि और बाय द वे कोई डिनायल अभी तक नहीं आई। ये वीलॉगर ये कह रहे हैं कि काकड़ साहब जब डावोस में थे तो उनकी कुछ मुलाकातें हुई IMF के लोगों के साथ, और उन मुलाकातों के अंदर काकड़ साहब ने शायद ये इम्प्रेशन दिया कि कोई जब हम हैं तो क्या हम हैं, हमारा तो कोई इरादा नहीं है जाने का, आप फिक्र ना करें, वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि ये सारे जो रिफॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे ही मुसलसल इसका कंटिन्यू करें, तो आप फिक्र ना करें कि नई गवर्नमेंट आएगी या नहीं। क्योंकि आपको पता है आयशा, इस वक्त सवाल जो है डोनर्स में यही है कि जो अगली गवर्नमेंट आएगी, क्या ये जो मुश्किल इक़दामात हैं, जो रिफॉर्म है, क्या अगली गवर्नमेंट पॉपुलर गवर्नमेंट होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाता है ना, मुश्किल डिफ़िकल्ट स्टेप्स टेक करना जिसमें आवाम के ऊपर और दबाव पड़े और गुर्बत बढ़े, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और IMF प्रोग्राम जो है वो ग्रोथ प्रोग्राम तो है नहीं, वो तो जिसे कहते हैं ना बेल्ट टाइटनिंग का प्रोग्राम है। हाँ, तो कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस किस्म की एश्योरेंसेस दी IMF को कि आप फिक्र ही ना करें, हम हैं, जब हम हैं तो क्या गम है, हम नहीं जा रहे ये। अच्छा, अब ये तो उन्होंने शायद नहीं कहा होगा। अच्छा। मगर उन्होंने कुछ एश्योरेंसेस दी कि फिक्र ना करें, कॉन्टीन्यूटी होगी, जिसकी ये वीलॉगर ये का कहना है कि IMF वालों ने आगे कहीं बात की और कहा कि ये तो ऐसे लगता है कि इनका इरादा ही नहीं है जाने का और शायद इलेक्शन ही ना हो। क्या ये सही असेसमेंट है या नहीं, वो पूछ रहे थे और ये बता रहे थे कि हमारे साथ बात में उन्होंने इस किस्म का इंप्रेशन दिया। अच्छा। तो अब वहाँ से ये बात चली अकॉर्डिंग टू द वीलॉगर, तो किसी ने फिर डार साहब को फ़ोन कर मारा कि जी यहाँ तो ये बात हो रही है,
तो आपको पता है या नहीं पता। खैर बात फिर वहाँ से वी लॉगर कहीं और ले गए कि जी वो फिर नवाज शरीफ साहब बड़े अपसेट हो गए, उन्होंने डार साहब को कहा कि आप जाएं और चीफ के साथ बात करें कि ये क्या बात है, ये काकड़ साहब क्या बात कर रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। मैं समझता हूँ हाईली एग्जैजरेटेड। अच्छा। मेरी चिड़िया की जो खबर है वो ये है कि दिस इज़ हाईली एग्जैजरेटेड। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जहाँ भी जाते हैं वो एश्योरेंस देते हैं डोनर्स को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि आप फिक्र ना करें, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम है इस पर हम सब मुत्तफिक हैं, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। एस्टैब्लिशमेंट को, केयरटेकर गवर्नमेंट एंड जो अगली गवर्नमेंट आने वाली है, इसके ऊपर तय हो चुका है कि ये अब हमें करनी पड़ेंगी चीज़ें। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये आ रहा है कि जो मैनिफेस्टोज हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, वो तो बिल्कुल इस प्रोग्राम को ओन ही नहीं करते, वो तो मलकियत लेते ही नहीं है। वो तो कहते हैं हम तो ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये तो वो तो दे नहीं सकते कुछ, तो वो घबरा जाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब आगे IMF का एक ट्रांच आना है, वो पैसे आने उन्होंने रोक दिए, ये कह रहे हैं अभी दे दें, हमें फिक्र क्यों करते हैं, ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। तो हो सकता है उस एश्योरेंस के अंदर कि आप क्यों फिक्र करते हैं, आई एश्योर यू कि दिस प्रोग्राम चलेगा, जिससे उन्होंने शायद ये समझा हो कि ये इनका इरादा ही नहीं है जाने का। ये एश्योरेंसेस कौन होते हैं हमें देने वाले, ये तो फारग हैं, ये तो अगले महीने जा रहे हैं, वहाँ से ये शायद। अच्छा, अब अगर ऐसी कोई बात हुई है तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये अश्योर करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये एक इत्तेफाक है, कंटिन्यूटी होगी, आप फिक्र ना करें, कुछ हमारे अंदर कुछ तय हो पाया है। और स्पेशली शायद ये कह रहे, इनडायरेक्टली ये कह रहे हों कि एस्टैब्लिशमेंट क्लियर है अपने जहन में और वो बड़ी पावरफुल है और वो इस एजेंडे को चलाएगी, इसीलिए ये हाइब्रिड रजीम जो हाइब्रिड प्लस बनेगी। ये कहने की बात नहीं होती, ये तरीका होता है कन्वे करने का। अच्छा। तो वो जब उन्होंने ये कन्वे किया है तो मेरा ख्याल है वहाँ ये सोचा कि ओहो ये ना हो कि ये शायद इनका लंबा ही इरादा है रहने का। अच्छा। वहाँ से ये बात चली और चलती चलती पहुँची यहाँ कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं आपके, वो तो एश्योरेंसेस दे रहे हैं कि हम रहेंगे, अपना सीवी दे रहे हैं। हाँ, अपना सीवी। अच्छा, लेकिन अपना सीवी दे के आपने ये क्लियर कर दिया कि पॉलिसीज की कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, वो अपनी कंटिन्यूटी, अपने हुकूमत की कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहे। देखिए वो तो हमेशा करते हैं ना। आप देखिए ना, काकड़ साहब की खुसूसियत ये है कि वो जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट को डिफेंड करते हैं, मेरा ख्याल है आज तक तो मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर हो या ना हो उसको नहीं देखा इस तरीके से डिफेंड करते हैं। उनकी खास ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस कॉलेज में, ये यूनिवर्सिटी में हुई है। तो वो तो जाहिर है इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, और आगे भी उनका जो फ्यूचर है इज लिंक टू एस्टैब्लिशमेंट जो फैसला करेगी उनके बारे में। अभी एस्टैब्लिशमेंट ने बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी के साथ मिला दिया है और बुगटी साहब, सरफराज बुगटी साहब को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं वहाँ। तो काकड़ साहब तो जाहिर है उनकी हमदर्दियाँ जो हैं अब वो पीपल्स पार्टी की तरफ है और एस्टैब्लिशमेंट के तो वो बंदे हैं। तो इसलिए वो यही इसी किस्म की एश्योरेंस दे रहे हैं वहाँ कि जी आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। तो आप मेरी बात मान लें, कुछ नहीं होगा, हम ये सब कुछ करवा के देंगे आपको। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं। IMF को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्लियर कर देनी चाहिए वज़ीर आज़म। मैंने कर दिया। आपने कर दिया। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब की जरूरत नहीं है? नहीं, वो मेरा ख्याल है अब क्या कहेंगे, बात तो मैंने सही कही है। अच्छा, चलें देखते हैं व्लॉग की तो नहीं तरदीद आई, आपकी बात के ऊपर क्या कमेंट करते हैं या नहीं करते वज़ीर आज़म साहब। चलें अगले सेटअप की तरफ चलते हैं। नून लीग के ना पहले 2/3 की यकीन दहानी थी नून लीग को कि वो हम स्वीप कर जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पारा डाउन हुआ और सादा अक्सरियत पे बात आ गई। चले, सादा अक्सरियत जब होगी तो मखलूत हुकूमत बनेगी, इत्तेहादी हुकूमत, उसमें किंग मेकर कौन होगा? सेठी साहब यार क्यों तुम इस किस्म के सवाल पूछती हो? क्योंकि आज पहला हमारा प्रोग्राम है, तुम बंद करवाना चाहती हो? नहीं, तुम चाहती हो कि मैं कहूँ कि हाफिज साहब किंग मेकर होंगे? ये चाहती हो मैं ये कहूँ? नहीं, तो फिर मैं नहीं कहूँगा। अच्छा ठीक है, नहीं, बहुत अच्छा है, वो तो होंगे भी नहीं। हाँ जाहिर है, हाँ वो नहीं, बज़ाहिरन नहीं होंगे। हाँ, अच्छा ठीक है। नहीं, वैसे आपको पता है माजी में किंग मेकर कौन रहे, अभी आजकल के दौर में जो डिफरेंस इन इलेक्शंस में पैदा कर सकते हैं वो है आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन वो हलफ दे रहे हैं PTI के लिए, उधर आइन हमारा कुछ और कहता है, इलेक्शन रूल्स कुछ और कहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब भी एक्टिव होंगे, JKT भी, मुकाबला होगा दोनों के दरमियान, कौन जीतेगा? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो जो कि PTI वाले इंडिपेंडेंट्स हैं और भी हैं जो कि PTI के नहीं हैं, वो जेन्युइनली इंडिपेंडेंट्स हैं। ये सब मिल के मेरा ख्याल है इनका बहुत अहम रोल होगा कि ये कहाँ जाते हैं, किसके साथ बैठते हैं। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हार्ड नेगोशिएशंस होंगी पीपल्स पार्टी के दरमियान, इंडिपेंडेंट्स के दरमियान और नून लीग के दरमियान। अब मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट कोई मदाखलत करेगी, वो चुप करके देखेगी कि ये कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर PTI की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, कोalition
या कि नून लीग की आती है। मगर बात यह है कि नून लीग का और इस्टेब्लिशमेंट का, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाफिज़ साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों बड़े करीब हैं। अच्छा, लेट्स बी वेरी क्लियर। ओके। अच्छा, अगर नवाज शरीफ साहब ऐसे ना करते तो हाफिज़ साहब चीफ नहीं बन सकते थे। अच्छा। उस वक्त एक ऐसी गेम चल रही थी कि बाजवा साहब इनको नहीं बना चाहते थे कि ये ना बने, और वो किसी और को बनाना चाह रहे थे। वो फिर किसी वक्त डिस्कशन हो सकती। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर था आखिरी दिन तक कि आप हाफिज़ साहब को मत करें। और उस वक्त नवाज शरीफ साहब डट गए, उन्हें शहबाज शरीफ साहब को कहा बिल्कुल यही होना है और कुछ नहीं होना। तो मतलब है कि एक रिलेशनशिप है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। अब मगर ये तो एक ज़ाती तौर पे रिलेशनशिप हो गई, मगर आगे जो रिलेशनशिप है वो तो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे हाफिज़ साहब इज़ एन आर्मी चीफ, तो सबसे पहले उनके लिए अहमियत आर्मी की है, अपनी इंस्टीट्यूशन की है। मियाँ साहब जो मर्ज़ी सोचें, मगर एट द एंड ऑफ द डे ही विल डू वट एवर ही थिंक्स इज़ इन द लार्जर इंटरेस्ट्स। अब उसमें सबका ये कहना है कि नून लीग को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा। अब आपके जो पोल्स हैं वो भी ये दिखा रहे हैं कि नून लीग पीछे से ऊपर आ रही है और पीटीआई नीचे जा रही है। ये तो और आगे जो नज़र आ रहा है, और ये बाय द वे कब से हुआ, जब से वो सिंबल बैट में छीन लिया गया। ठीक है। उसके बाद लोगों ने कहा अच्छा जी हुण तो मुश्किल ही है, तो अपना वोट की ज़ाया करिए, हुण आप नून लीग को ही दे दो क्योंकि ये इनकी करीब, ये करीब है एस्टैब्लिशमेंट के। और जरदारी साहब तो थोड़ा अप एंड डाउन गए हैं ना। अभी दो माह पहले ही वॉज नॉट द फेवरेट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। वो जब पंजाब में कुछ करना चाह रहे थे तो मोहसिन नकवी को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया हुआ है, इनको नहीं सपोर्ट करना, नून लीग को करो। तो फिर वो जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी को लाके, ओए तू की करना पे, तू तो मेरा बेटा है, तू तो मेरा बच्चा है, तू की करना पे। तो मोहसिन नकवी कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे। वो तो ना 3 वे गेम चल रही थी, एक तरफ उसका घर, एक तरफ हाँ। तो वो मतलब है कि एक तरफ जरदारी साहब, उसके बेटे, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब, तीसरी तरफ हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब के साथ बड़ी दोस्ती मोहसिन नकवी साहब की। अच्छा, तो अब बात ये है कि और आजकल तो नून लीग भी बड़ा उनको उनकी अहमियत को पहचानती है, बिकॉज ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो किसी वक्त फिर वक्त आएगा, मैं बताऊंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि नंबर्स गेम होगी, नंबर्स गेम में एस्टैब्लिशमेंट का रोल होगा। अच्छा, वो अब क्या होगा, कि सब तक होगा, कहाँ जाके होगा, वो देखने वाली बात है। वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। अभी लोग तो यही, जो सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो यही है कि नून लीग, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि हमारी 100+ सीट्स आएंगी। खैर वो तो ज़ाहिर है बढ़ा के बात करेंगे, मगर ये है कि सबसे ज़्यादा सीट्स इस वक्त सारे पोलस्टर्स जो हैं या जो तजियाकार हैं वो यही कह रहे हैं कि नून लीग की सबसे ज़्यादा सीट्स होंगी। तो ड्राइविंग सीट में तो नून लीग होगी, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जरदारी साहब पीछे बैठे रहेंगे। जरदारी साहब ने बड़ी हार्ड बार्गेनिंग करनी है, और आप देखिएगा आगे। और ये कुछ अरसा जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं आयशा, उसके बाद ये शुरू हो जाएगा लेन देन, आना जाना, भाग दौड़। जैसे आपने देखा था जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, हर रोज़ नई खबरें आ रही थी। इसी तरीके से ये भी होगा। फिर जाके हमें पता चलेगा कि क्या लेन देन हुई है, प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है, चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है। तो इस वक्त कोई प्रेडिक्शन करने की जरूरत नहीं ज़रूरत है, लेकिन आपने समझने क्या जा रहा है पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो क्या होगा। और बिलावल क्यों ताक कर पंजाब पर निशाने ले रहे हैं, स्पेशली नून लीग और नवाज शरीफ साहब पर। क्या वो लाहौर में अपनी सीट निकाल पाएंगे, और इसका फ़ायदा, इस नैरेटिव का उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सेठी साहब, द फेट ऑफ पीटीआई ये अंडर डिस्कशन है, और आपने पहले ही कहा कि इलेक्शन के नताइज मुतनाज़ होंगे, क्योंकि एक पार्टी जो है वो मैदान से बाहर है और पिच पर सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग ही खेलती दिखाई दे रही है, और आज़ाद उम्मीदवार। अच्छा, इलेक्शंस भी अपने फाइनल फेज़ में हैं और तेज़ी से जैसे रैप अप होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बानी पीटीआई ने कहा इतवार को बाहर निकले। कोई व्लॉगर्स इसको सिविल वॉर से ताबीर कर रहे हैं जो 8 फरवरी को होने जा रही है। डू यू थिंक सो? हाँ, मैंने देखा है कुछ एक्स आर्मी पीपल जो कि लंदन में बैठे हैं, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी एक तूफान आ रहा है और ये सारा निज़ाम, हाँ, वेव आ रही है, उड़ा के रख देगी, और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के लीडर्स फारग हो जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस किस्म की बातें कर रहे हैं। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये इतवार को कॉल दिया है इमरान खान साहब ने, तो क्या बाहर निकलें, डेमोन्स्ट्रेट वगैरह करें। मैं समझता हूँ इतना ख़ास नहीं होगा। लोग डरते हैं अभी भी, क्योंकि पहले आपने देखा लोगों को उठा के ले गए, तो अब भी उठा तो ये लोग उठे जा रहे हैं जैसे कहते हैं। तो मेरा ख्याल है वो जो अमीर लोग हैं वो तो कम ही बाहर निकलेंगे,
मगर कुछ लोग निकलेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत होगा और पीसफुल रहेंगे। इधर पंजाब गवर्नमेंट ने वो सेक्शन 144 लगा दिया, तो जिसको चाहेंगे उठा के ले जाएंगे डब्बे में डाल के। तो क्या ये चाहेगी पीटीआई कि उनके इलेक्शन से पहले काफ़ी सारे वोटर जो हैं वो फिर जेल में 10 दिन के लिए जेल काटें जाके और बेलें लेने की कोशिश करें? तो मेरा ख्याल लोग केयरफुल रहेंगे। इस संडे को ख़ास मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे या मिलिटेंट किस्म की एक्टिविटी होगी। अच्छा। अगली बात कि जी इलेक्शन के दिन क्या होगा, मेरा ख्याल है इलेक्शन के दिन लोग निकलेंगे पीटीआई को वोट डालने के लिए, मगर इतनी कन्फ्यूजन होगी कि मैं समझता हूँ कि जो बेचारे निकलेंगे भी उनको भी नहीं पता होगा कि पीटीआई का सिंबल कौन सा है, और क्योंकि हर जगह 2-2, 3-3 लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम पीटीआई हैं। तो एक तो ये कन्फ्यूजन बैठ है नहीं, तो कन्फ्यूजन तो होगी। अभी भी एक सर्वे हुआ है, उसमें लोगों ने पूछा उनको कि आप किसके लिए वोट डालेंगे, तो उन्होंने कहा जी बल्ले के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं लोगों को, बहुत से लोगों को, कि बल्ला अब नहीं है। तो वो बेचारे जाएंगे वहाँ तो बल्ला तो नज़र नहीं आएगा, तो फिर करेंगे क्या? और जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन चल रही है, जाहिर है वन साइडेड है तो कुछ हद तक, क्योंकि पीटीआई के लोगों को डिसअपेयर हो रहे हैं बेचारे, प्रेशर है उनके ऊपर, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, और इलेक्शन के दिन भी पता नहीं उनको ट्रांसपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती। और फाइनली पीटीआई की कोई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप यकीन करें, जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो पीपल्स पार्टी की है या नून लीग की है, 30 साल से बनी है वो। दे बीन इन द गेम फॉर 30 years। उनकी पूरी ग्रास रूट्स लेवल तक उनकी पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कारकुन हैं। पीटीआई बेचारे तो 2018 में भी अगर धक्का लगाया, उनको जिता दिया, नहीं तो ये तो किसी सूरत में जीत नहीं सकते थे। और इन्होंने ना पार्टी इलेक्शंस करवाए, ना कोई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की। वो एक खान साहब थे जो कि बैठे रहे, उनका ये ख्याल था कि वो अगले 8-10 साल के लिए हैं, पार्टी को क्या ऑर्गेनाइज करना है, मैं ही हूँ, जब मैं हूँ तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो तैयारी हुई नहीं ग्रास रूट्स के लिए। तो अब ज़्यादातर इनका ये ख्याल है कि स्पॉन्टेनियसली लोग आएंगे ये। तो मैं समझता हूँ कि 8 तारीख को कोई इतना बड़ा इनकलाब नहीं आएगा, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, और वोटिंग होगी और उसमें पीटीआई का वोट जो है वो बिखर जाएगा। तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मेजर। और इसका सबब जो है वो कन्फ्यूजन होगी। और आपने कहा लोग भी नहीं निकलेंगे, ज़ाहिर है 9 मई के बाद जो क्रैकडाउन हुआ है उसकी वजह से भी सबको एक इशारा है। सो 9 मई आपने कहा 8 फरवरी को ये होगा, 6 फरवरी को तो फर्द जुर्म 9 मई के हवाले से लगने जा रही है बानी पीटीआई पर। इम्पैक्ट क्या होगा और मैसेज क्या है इसका? देखिए, मैसेज तो चला गया, और अगर कोई रह गया तो आखिरी नेल जो है ना वो अब ठक ठक हो रहा है कि ज़रा कफन तक पक्की की जाए सियासी। तो वो ये कि जी पहले तो बैट छीन लिया, और उसके पहले अंदर रखा है जेल में खान साहब को, फिर ये केसेस चल रहे हैं, और कोशिश हो रही है कि जल्दी से किसी एक आध केस में इलेक्शन से पहले एक कोर्ट ठप्पा लाता जाए कि फारग है, इसकी कोई चांस नहीं है, तो आप भूल जाएं इसको कि ये किसी तरीके से वापस आ सकते हैं कि नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी केस का शायद कोई फैसला आ जाए। वो चैलेंज करते रहेंगे, मगर इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ सिग्नल कि देयर इज़ नो वे दैट वी विल गिव अ फ्री हैंड टू इमरान खान। ये जो है ना, ये इमरान खान इलेक्शन से पहले आज़ाद हो जाएंगे, जुडिशरी ये कर देगी, वो कर देगी, इसकी तवक्को ना रखें पीटीआई वाले। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पीटीआई वाले बड़े अरसे से ये लगे हुए थे कि आज़ादी, हकीकी आज़ादी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब उनको आज़ादी मिल गई है ना, कि आज़ाद कैंडिडेट्स खड़े हो गए हैं, पीटीआई की पार्टी ही आज़ादी की बन गई है। तो अब सिचुएशन ये है कि और चुप हो, तो बहरहाल तो आज़ादी मांगते मांगते आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गए। तो इंसान को स्पेसिफिक होना चाहिए अपनी डिमांड। आपको कोई डिमांड करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ये हटाने से वो मंजर तब्दील हो जाता है। इसका मैसेज आखिर में यही है। सेठी से सवाल आप कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर चल रहा है। आपके सवालों को हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।